गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन में। आज 26 अक्टूबर 2023 है, तो चलिए अपने इस सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक गाना तो आपने सुना ही होगा, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां कल क्या हो किसने जाना। लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता। सो व्हाट इज मैच्योरिटी? मैच्योरिटी ये है कि आप इस बात को एक्नॉलेज और एक्सेप्ट कर लें कि इस लाइफ में अनसर्टेनिटीज हैं और आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में भी अनसर्टेनिटी है। कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन मैच्योरिटी ये है कि आप समझ जाएं कि इस अनसर्टेनिटी को कैसे हैंडल करना है और इसे कैसे एक्सेप्ट करना है। फायदा ये होगा कि आपको डिसअपॉइंटमेंट्स नहीं होंगी और आप हर सिचुएशन के लिए तैयार रहेंगे। सो बी प्रैक्टिकल एंड बी रेडी फॉर एवरीथिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमें कई सारे आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं, लेकिन उसके पहले हम देखते हैं कि हेडलाइंस में क्या है। द हिंदू को आप खंगालेंगे तो आपको सबसे पहले मिलेगा कि इजरायल ने गाजा के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग करी हुई है। पॉसिबिलिटी है कि आने वाले समय में ग्राउंड अटैक हो। गाजा को हर तरीके की सप्लाई कट ऑफ कर दी गई है, वाटर, फ्यूल एंड एनीथिंग एल्स। यहां पे यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका काफी तल्ख एक स्टेटमेंट आया हुआ है, दैट इज ऑफ कोर्स अगेंस्ट इजराइल। उन्होंने बोला कि ये जो अटैक हमास ने किया इजराइल के ऊपर, दैट वॉज नॉट इन वैक्यूम। ये नहीं है कि अचानक से ये अटैक कर दिया गया, बल्कि मोर देन 50 ईयर्स से जो पैलेस्टीनियंस हैं वो डिप्राइवेशन में, सफोकेटिव कंडीशन में रह रहे हैं और उसके रिजल्टेंट ये अटैक हुआ है। तो उन्होंने एक क्रोनोलॉजी ऐड की कि जो पैलेस्टीनियंस के ग्रीवांसेस हैं वो हमास के अटैक को जस्टिफाई नहीं कर सकते, और हमास का जो अटैक हुआ वो इजराइल जिस तरीके से अटैक कर रहा है हमास के ऊपर, और वहां हर दिन 700 सिविलियंस मारे जा रहे हैं, इस बात को भी हमास का अटैक जस्टिफाई नहीं कर सकता। इस बात को लेकर इजराइल ने काफी तल्ख प्रतिक्रिया दी। उन्होंने तो एंटोनियो गुतेरस को बोला कि वो तुरंत रिजाइन कर दें, क्योंकि उनका ये स्टेटमेंट बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल है। जब महज 20 मिनट्स में 5000 मिसाइल्स फायर कर दी गई और कई सारे इजरायली मारे गए, जैसा कि इतिहास में पहली बार हुआ, तो यहां पर यूनाइटेड नेशंस ने किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। एट द सेम टाइम हम देखें तो यूनाइटेड नेशंस का यह कहना है, जो भी एड एजेंसीज हैं जो गाजा स्ट्रिप में लोगों की मदद कर रही हैं, उन्होंने कहा कि अब उन्हें अपनी इस मदद को रोकना होगा बिकॉज दे डोंट हैव फ्यूल। यहां पर इजराइल ने ट्वीट करते हुए चुटकी ली। वहां पे उन्होंने एक सैटेलाइट इमेज दिखाई जहां पर जो हमास के फाइटर्स हैं उनके पास बहुत सारे फ्यूल टैंक्स हैं। उन्होंने बोला कि देखो इनके पास तो इतना फ्यूल है, ले सकते हो तो इन्हीं से ले लो। तो ये एक रो देखने को मिल रहा है जहां पर आमने सामने आ गए हैं इजराइल और यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरस। उन्होंने फेवरिंग स्टेटमेंट दिए हैं पैलेस्टीनियंस के लिए, गाजा में रहने वाले लोगों के लिए, और इस बात पर प्रतिक्रिया दिखाई, नाराजगी दिखाई किसने? इजराइल ने। यही पूरा आर्टिकल यहां पर दिखाया गया है। उन्होंने बोला कि पैलेस्टीनियंस के साथ जो हो रहा है ये एक एपिक सफरिंग है जो गाजा में हो रहा है, एंड दैट्स अ कलेक्टिव पनिशमेंट जो मिलियंस ऑफ लोगों को इकट्ठा वहां पर दिया जा रहा है, जिनका इस वॉर से कोई लेना देना नहीं, उन्हें तो जबरदस्ती घसीट लिया गया है। तो ये पूरा आर्टिकल इस बारे में है। एट द सेम टाइम हमने देखा कि 1 महीने के बाद इंडिया ने अब कुछ कैनेडियंस के लिए वीजा सर्विस अवेलेबल करवा दी है। 1 महीने इंडिया ने कैनेडियंस के लिए वीजा सर्विस सस्पेंड कर दी थी जब आरोप लगाया गया इंडिया के ऊपर कनाडा के द्वारा निज्जर की किलिंग को लेकर, हरदीप सिंह निज्जर जो कि एक खालिस्तानी टेररिस्ट हुआ करता था। तो अभी देखो जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, कोई बिजनेस या कॉन्फ्रेंस के लिए आना चाहता है तो वो आ सकता है, हालांकि टूरिज्म वीजा अभी भी अलाउ नहीं किया जा रहा है। तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल और भी मिलेगा कि एनसीईआरटी के एक पैनल ने सजेस्ट किया कि जो बुक्स का अब नया करिकुलम डिसाइड हो रहा है वहां पे इंडिया वर्ड को रिप्लेस कर दिया जाए भारत के साथ। हालांकि इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा कि नहीं वो तो बात की बात है, लेकिन अभी उन्होंने अपनी ओर से रिकमेंडेशन दे दी है और इस पर कई सारे लोगों ने नेगेटिव ऑब्जेक्शन भी किया, ये बोलते हुए कि इस तरीके से इंडिया का जो एक ईथोस है उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है। तो ये आर्टिकल भी आपको फ्रंट पेज पर मिलेगा। आप इंडियन एक्सप्रेस में जाओगे तो यहां पर ये बताया गया है कि लगभग 6000 कंस्ट्रक्शन साइट्स को मुंबई में नोटिस भेजा गया है और जो ओपन बर्निंग है गार्बेज की उसको रोका जा रहा है। ये इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट को संज्ञान में लेकर ही किया जा रहा है मुंबई में। और यहां पर वही कनाडा वाला आर्टिकल है कि कुछ चीजों के लिए, जैसे कि बिजनेसेस, मेडिकल और कॉन्फ्रेंस के लिए वीजा सर्विस रिज्यूम कर दी गई है, टूरिस्ट के लिए अभी भी नहीं की गई है। तो ये तो हमने हेडलाइंस देख ली। चलिए अपने आर्टिकल्स पे चलते हैं। पहला जो हमारा आर्टिकल है वो एक बहुत ही स्पेसिफिक न्यूज के बारे में है, दैट इज जमरानी डैम। गवर्नमेंट ने भी हाल ही में जमरानी डैम को अप्रूव कर दिया है।
अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक्चुअली में एक कंपोनेंट है एंड दैट इज एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, जहां पे डैम्स वगैरह को फंड किया जाता है ताकि इरिगेशन की फैसिलिटी बेहतर हो सके। इसकी पूरी कीमत 2584 करोड़ रुपए आने वाली है। जमरानी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट उत्तराखंड में प्रपोज्ड है और ये जो प्रपोजल है ना, ये लगभग 50 साल पुराना है। 1970 के डिकेड में इस बारे में बातचीत हो रही थी कि यहां पर एक डैम बने जिससे आसपास के लोगों को पीने का पानी मिल जाए, एट द सेम टाइम उनके पास इरिगेशन के लिए भी पानी हो उत्तराखंड में। फाइनली जाकर आप देखो तो 2023 में ये अप्रूवल दिया गया है, जिसमें लगभग जो 2500 करोड़ रुपए खर्च होने हैं, इनमें से 1500 करोड़ रुपए तो केंद्र सरकार देगी और बाकी का पैसा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सरकार खर्च करेगी, क्योंकि इन दोनों को इससे फायदा होगा। तो जमरानी डैम प्रोजेक्ट जो कि एक प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है, ये 2028 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है और ये एक बहुत बड़ी खबर है किसके लिए, जो लोग उत्तराखंड में रह रहे हैं, आसपास के उत्तर प्रदेश के एरिया में रह रहे हैं। सभी बहुत लंबे समय से इस प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे थे एंड फॉर्चुनेटली अब जो केंद्र सरकार है उसने इसे अप्रूव कर दिया। तो जमरानी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है वो उत्तराखंड में स्पेसिफिकली नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। यहां पर एक्चुअली में जो जमरानी विलेज है उसके पास में एक डैम बनाया जाएगा। किस नदी पर? रिवर गोला के ऊपर। अभी रिवर गोला क्या है? रिवर गोला एक्चुअली में रामगंगा नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, एक छोटा सा चैनल है, एक छोटी सी नदी है, उसी पर ये डैम प्रपोज्ड है। ये जो डैम है ये एक गोला बैराज ऑलरेडी बनाया जा चुका है जिससे कनेक्टेड है 40.5 किलोमीटर लेंथ का एक कैनाल सिस्टम। उस गोला बैराज का भी इस्तेमाल करेगा ये वाटर सप्लाई नेटवर्क। इसके अलावा 1981 में 244 किलोमीटर का एक कैनाल सिस्टम वहां पर डेवलप किया गया था, उसका भी यहां पे इस्तेमाल किया जाएगा। जो प्रोजेक्ट है, उम्मीद ये है कि इससे 57,000 हेक्टेयर जमीन को इरिगेशन यानी कि पानी मिलेगा और ये जमीन आपको उत्तराखंड में भी मिलेगी और उत्तर प्रदेश में भी मिलेगी, इसीलिए इन राज्यों को भी पैसे खर्च करने होंगे। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। इसमें केवल इरिगेशन के ऊपर टारगेट नहीं है, बल्कि उम्मीद है कि इस डैम प्रोजेक्ट से 14 मेगावाट हाइड्रो पावर जनरेशन भी होगा। 42.70 मिलियन क्यूबिक मीटर ड्रिंकिंग वाटर हल्द्वानी और आसपास के रीजन के लिए अवेलेबल हो जाएगा, जिससे लगभग 10 लाख 10.5 लाख लोगों को फायदा होगा। प्रोजेक्ट मार्च 2028 में कंप्लीट हो जाएगा। जमरानी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट 7th प्रोजेक्ट है जिसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक्सेलरेटेड जो इरिगेशन प्रोग्राम है, इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम है, उसके तहत जिसे इंक्लूड किया गया है 2021-22 के बाद से। तो ये तो काफी बड़ी खबर है इन राज्यों के लिए। एक बड़ा डैम है जो अब बनने वाला है, जिसे 50 सालों के बाद, स्पेसिफिकली 57 सालों के बाद अप्रूवल दे दिया गया है। बात करते हैं इस स्कीम के बारे में, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है जो 2015-16 में शुरू किया गया था, ताकि एग्रीकल्चर पर्पज से, इरिगेशन पर्पज से पानी की उपलब्धता को, अवेलेबिलिटी को ईजी किया जा सके। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है वो 2021 से 26 के बीच में चलेगी और इसमें सरकार लगभग 93,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। अब यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का असिस्टेंस है वो 37,000 करोड़ के आसपास का है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना AIBP की बात करते हैं तो इसमें 53 प्रोजेक्ट जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें 24 लाख हेक्टेयर की जमीन के लिए इरिगेशन का काम किया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के फंडामेंटल 3 कंपोनेंट्स हैं, मैं आपको बता देता हूं। पहला है AIBP। AIBP का फुल फॉर्म है एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, मतलब इसमें फंडामेंटली टारगेट होता है इरिगेशन के ऊपर। एक्चुअली में ये प्रोग्राम अलग से, बाद में तो ये कृषि सिंचाई योजना का पार्ट बन गया, बट ये इंडिपेंडेंटली 1996 से ही चल रहा था, जिसके लिए हम इरिगेशन प्रोजेक्ट वगैरह लगा रहे थे राज्यों में उनकी कैपेबिलिटी के बेसिस पर। जैसे मान लो कोई ऐसा इरिगेशन प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा कैनाल सिस्टम बनना है, राज्य खर्चा नहीं उठा पाएगा तो केंद्र सरकार अपनी ओर से पैसे देती थी अंडर दिस प्रोग्राम। दूसरा है हर खेत को पानी, HKKP। नए वाटर सोर्सेस को आप माइनर इरिगेशन के लिए एक्सप्लोर करो, जो ऑलरेडी वाटर बॉडीज एग्जिस्ट करते हैं उनको रिपेयर करो, रिस्टोर करो, रिनोवेट करो। जो कैरिंग कैपेसिटी है ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेस की, उनको मेंटेन करो। तीसरा है वाटर शेड डेवलपमेंट, मतलब जो पानी है आप उसको प्रिजर्व करो, एक सर्टेन एरिया में उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट करो। जो रन ऑफ वाटर है, बारिश होती है और बह जाता है, आप उसे रोक सको। सॉइल में जो मॉइस्चर कंजर्वेशन होता है उसके लिए काम करो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो और इन सीटू मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए काम करो, पेड़ वगैरह लगाओ। तो ये सारे वाटरशेड डेवलपमेंट में किए जाते हैं काम। तो ये तो पूरा आर्टिकल हमने डिटेल से देखा जो कि फंडामेंटली इस डैम के बारे में है, दैट इज जमरानी डैम, जो अब काम शुरू हो जाएगा और 2028 तक पॉसिबल ये कंप्लीट होगा।
हमारा अगला आर्टिकल, मोस्पी ने अभी एक एम्प्लॉयमेंट आउटलुक रिलीज किया है। ये क्या है, किस बारे में है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मॉस्पी का फुल फॉर्म है। इसका एक ऑफिस है जिसको बोलते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो इस मिनिस्ट्री के अंदर आने वाले इस ऑफिस ने अभी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डेटा रिलीज किया, जिसे आप कह सकते हो एम्प्लॉयमेंट आउटलुक। ये डेटा किस टाइम पीरियड को कवर करता है? सितंबर 2017 से अगस्त 2023 के बीच का ये पूरा डेटा है, यानी कि लगभग 6 सालों का ये डेटा है। इस डेटा को कलेक्ट करते वक्त गवर्नमेंट एजेंसीज का जो अलग अलग डायमेंशन से डेटा कलेक्ट किया जाता है उसका इस्तेमाल किया गया है। मैं आपको बता दूं कि किसी भी कंट्री के लिए स्टैटिस्टिक्स बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि वास्तव में सिचुएशन क्या है। स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि आपको आगे क्या करना है। इसीलिए उस डेटा का, उस स्टैटिस्टिक्स का सही होना बहुत जरूरी है। लगभग हर दुनिया की सरकार इन स्टैटिस्टिक्स को तैयार करने के लिए, अलग करने के लिए स्पेसिफिक एजेंसीज को बनाती है, और इंडिया में भी ऐसी ही एजेंसी है जिसका नाम है एनएसओ। एनएसओ सरकार को डेटा देती है और उसी डेटा के बेसिस पर सरकार पॉलिसी बनाती है। तो अभी एम्प्लॉयमेंट का डेटा एनएसओ ने तैयार किया। अप्रैल 2018 से ये कहना है कि मिनिस्ट्री ने एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स फॉर्मल सेक्टर से हमेशा कलेक्ट किए हैं, और अभी ये जो डेटा वगैरह कलेक्ट किया जाता है, अगर आप कह रहे हो कि सरकार के जो ऑफिस है वहां से डेटा निकल के आ रहा है, तो कहां से निकल के आ रहा है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम, कितने लोगों ने इस स्कीम में खुद को रजिस्टर किया, मतलब अगर उन्होंने रजिस्टर किया तो उनको जॉब मिली। दूसरा, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। तीसरा, नेशनल पेंशन स्कीम, जिस किसी ने भी इसमें खुद को एनरोल किया, इसका मतलब उनके पास कुछ न कुछ जॉब आई है, तभी तो उन्होंने एनरोल किया है। ये जो डेटा रिलीज किया गया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि हम हायरिंग सेंटिमेंट को जज करें कि किस बेसिस पे हायर किया जा रहा है लोगों को। जॉब ग्रोथ की फोरकास्टिंग की जा सके कि आने वाले समय में जॉब बढ़ेगी कि घटेगी, एग्जैक्टली क्या होने वाला है। हमें वेरियस डायमेंशन को एनालाइज करना है, जैसे कि लोकेशन, कहां पर जॉब मिल रही है, कहां पे नहीं, बिजनेस का साइज बढ़ रहा है, घट रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में क्या बदलाव आ रहा है। ये सारी चीजें हमें यहां से पता चल जाती हैं। प्राइमरी हायरिंग ड्राइवर्स कौन से हैं, किस बेसिस पर लोग हायर कर रहे हैं, हायरिंग मूड कैसा है, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे और स्पेसिफिक इंडस्ट्री में हायरिंग ज्यादा हो रही है, कम हो रही है। ये सारी चीजें हमें इस डेटा से पता चल रही हैं। डेटा में क्या कुछ निकल के आया, क्या ये बताया गया कि 2019 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसके कंपैरिजन में 2023 के फाइनेंशियल ईयर में जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के सब्सक्राइबर हैं उनकी संख्या में गिरावट देखने को मिली है, मतलब कि कम लोगों ने ज्वाइन किया है इसको। इसका साफ मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट कम मिला है। तो डेटा आपको बहुत कुछ बता देता है। तो ये तो चीज यहां पे डेटा में निकल के आई है। नाउ बात करते हैं एनएसओ के बारे में, जिसने डेटा रिलीज किया। एनएसओ वर्क करता है एक मिनिस्ट्री के एम्बिट में, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। आप इसे शॉर्ट में मोस्पी कह सकते हो। तो देखिए, सिस्टम कुछ ऐसे काम करता है कि पहले मैं आपको पूरा सिस्टम बताता हूं कि पहले जो मोस्पी हुआ करता था, इसके अंडर में 2 बॉडीज आया करती थी, और एक बॉडी का नाम हुआ करता था सीएसओ। सीएसओ यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, और दूसरी बॉडी हुआ करती थी एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो सिस्टम मैं आपको बता रहा हूं, ये 2019 के पहले का बता रहा हूं। 2019 के पहले 2 बॉडीज होती थी जो डेटा कलेक्ट करती थी, सीएसओ और एनएसएसओ। सीएसओ जो होता है ना, वो बहुत ही मिनट लेवल का डेटा कलेक्ट करता था, जैसे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये सारी चीजें ये सीएसओ कलेक्ट करता था। जो एनएसओ है वो मैक्रो इकोनॉमिक डेटा कलेक्ट करता था, यानी कि जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गई, इन सब का डेटा एनएसएसओ कलेक्ट करता था। लेकिन 2019 में एक नई बॉडी बनाई गई और उसका नाम रखा गया एनएसओ। और ये जो बॉडी बनी एनएसओ, उस एनएसओ के अंडर में इन दोनों को डाल दिया गया। मतलब कि अब जो सीएसओ है और एनएसएसओ है, ये एक्चुअली में एनएसओ के अंडर में आ गए। और एनएसओ कब बना है? ये बना है 2019 में। 2019 के पहले एनएसओ था ही नहीं, 2019 के पहले सीधा सीएसओ और एनएसएसओ हुआ करते थे। तो अब ये दोनों बॉडीज एनएसओ के अंडर में आ गई हैं और अब सारा काम एक ही बॉडी करती है, दैट इज एनएसओ। तो मैंने बता दिया, ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल बॉडी है, जिसे स्टैटिस्टिकल सर्विस एक्ट 1980 के तहत बनाया गया। एक्ट जो है वो 1980 का है, बना ये 2019 में है, ठीक है, ये बना 2019 में है, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के तहत काम करता है। ये गवर्नमेंट को डेटा प्रोवाइड करवाते हैं, जिसकी मदद से वो पॉलिसी प्लानिंग, मॉनिटरिंग और डिसीजन मेकिंग करते हैं। एनएसओ के विद इन क्या आता है? एक तो सीएसओ आता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और दूसरा एनएसएसओ आता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये बहुत पहले से है, ठीक है, बस इनको एनएसओ के अंडर में 2019 में डाल दिया गया। इसके अलावा इनके पास एक कंप्यूटर सेंटर भी है।
ये कलेक्ट, कंपाइल और डिसेमिनेट करते हैं ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स को। ये कुछ रिपोर्ट्स भी निकालते हैं जैसे कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो, और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS। ये सारे जो पब्लिकेशंस हैं अब बेसिकली वो NSO की तरफ से आते हैं। तो चलिए आपको ये डेटा फ्रेमवर्क भी समझ में आ गया और ये सारी बातें भी क्लियर हो गई। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो अंटार्कटिका की आइस मेल्टिंग के बारे में है। आप लोगों ने कई दफा ये पहले सुना होगा कि घर से निकलते वक्त लाइट बंद कर दो, फैन बंद कर दो। क्यों? क्योंकि इससे पोल्यूशन कम होगा, क्योंकि कहीं पर इस बिजली को बनाने के लिए हम कोल बर्न कर रहे हैं ना। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अब वो समय बीत चुका है जब आपके लाइट या फैन बंद कर देने से हमारा एनवायरमेंट बचेगा। एनवायरमेंट को बचाने के लिए अब बहुत बड़े कदम उठाने होंगे। हम ह्यूमंस का अप्रोच ये रहता है कि चलो जो गड़बड़ी हो रही है होने दो, हमें जब सही करना होगा तो हम सही कर लेंगे। वी हैव अ टेंडेंसी कि हम हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। हम ऐसे यूं ही बोल देते हैं ना कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन सच्चाई तो यह है कि जब वो होता है ना तो देखा नहीं जाता। बिल्कुल सेम मामला अंटार्कटिका से निकल के आ रहा है। एक रिपोर्ट जो अभी जर्नल नेचर में क्लाइमेट चेंज के ऊपर छापी गई, वहां पे ये बोला गया कि अब हम चाहे जो भी कर लें, जो एक ट्रेंड शुरू हो गया है अंटार्कटिका में आइस की मेल्टिंग का, हम उस पूरे प्रोसेस को अब रिवर्ट बैक नहीं कर पाएंगे और ये अनअवॉइडेबल है। अंटार्कटिका की शीट्स पिघलेंगी ही पिघलेंगी। अब हम चाहे जितना फॉसिल फ्यूल का यूज कम कर लें, वी कैन नॉट रिवर्स इट। इसका क्या नुकसान होगा वो आप अभी समझ जाएंगे। ये इनएविटेबल आइस शीट मेल्टिंग है जो कि इस सेंचुरी में बहुत तेज हो गई है। पिछली सेंचुरी यानी कि पिछले 100 सालों की तुलना में इनके गलने की दर अब 3 गुना बढ़ गई है और इस आइस मेल्टिंग को रोका नहीं जा सकता। यूके का जो मोस्ट पावरफुल नेशनल सुपर कंप्यूटर है उसने एक सिमुलेशन रन किया और जिससे उन्होंने इवैल्यूएशन किया वेस्ट अंटार्कटिका में जो आइस शीट की मेल्टिंग हो रही है उसको। उन्होंने बोला कि अब इसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। देखो ये अंटार्कटिका हमारा सदर्न पोल है और इसका देखो ये है ईस्टर्न पार्ट और ये है वेस्टर्न पार्ट। यहां पर जो बात की जा रही है वो सिंपली यही की जा रही है कि जो वेस्ट अंटार्कटिका है यानी कि ये वाला हिस्सा, यहां पर जो मेल्टिंग हो रही है आप उसको रोक नहीं पाओगे। और अगर हम रोक नहीं पाएंगे तो क्या होगा? इससे सी लेवल राइज होगा। कितना सी लेवल राइज होगा? अगर ये पिघला तो ये समंदर के स्तर को 5 मीटर बढ़ा सकता है और समंदर के स्तर के 5 मीटर बढ़ने का मतलब है कि दुनिया के कई सारे आइलैंड्स डूब जाएंगे और कई सारी कंट्रीज का जो कोस्टल रीजन है वो समंदर की चपेट में आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो? प्लान ये देखा गया कि 2015 में जो हमने पेरिस एग्रीमेंट में बड़े बड़े टारगेट बनाए या और भी जो हम प्लान बना रखे हैं उनसे बात नहीं बनेगी। तो हम क्या कर सकते हैं? अब देखो 3 गुना ज्यादा दर से ये गल रहा है तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, बल्कि कोस्ट पे रहने वाले लोगों को इस थ्रेट के लिए हमें प्रिपेयर और तैयार करना होगा, बिकॉज दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो रिसर्चर्स ने एम्फेसाइज किया कि लोगों को सी लेवल राइज के लिए तैयार रहना होगा, कोस्टल रीजन्स को हमें फ्री करना होगा, फॉसिल फ्यूल की डिपेंडेंस को हमें जितना कम हो सके कम करना होगा। हालांकि इसका बहुत फायदा तो नहीं होगा। गवर्नमेंट जो दुनिया भर की हैं उन्हें लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस के लिए खुद को प्लान करना होगा। तो अलार्म बज चुका है, सभी लोग तैयार हो जाइए क्योंकि आगे क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल काम के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक व्यक्ति की डेथ पेनल्टी को रोक दिया है और बोला कि इस इंसान का केस फिर से चलाया जाए। केस क्या है? एक्चुअली में नवीन नाम का एक व्यक्ति है जो एक स्ट्रीट ड्वेलर है, सड़क पे रहा करता था। उसने एक इन्फेंट बच्ची को रेप किया और बाद में उसकी हत्या कर दी, ऐसा उसके ऊपर आरोप है। इस बात से एक स्पीडी जजमेंट का कॉन्सेप्ट आया कि नहीं, इस व्यक्ति को तुरंत पनिश करना है। तो बहुत जल्दीबाजी में 15 दिनों के अंदर यह ट्रायल रन किया गया। यह ट्रायल 27 अप्रैल से 12 मई 2018 के बीच में चला। इस बीच में उस व्यक्ति को मौत की सजा सुना दी गई। उसके बाद ये जो मामला है वो धीमे धीमे सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चूंकि इस पूरे मामले की सुनवाई बड़ी जल्दीबाजी में की गई तो कई सारे क्रूशियल एविडेंस को ओवरलुक कर दिया गया, जैसे कि डीएनए प्रूफ को नहीं इवेलुएट किया गया और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की जांच को भी एग्जामिन नहीं किया गया। नवीन के जो लॉयर हैं उनका यह कहना है कि नवीन को खुद को डिफेंड करने की पूरी अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई और जो डेथ सेंटेंस दिया गया है वो एक्चुअली में प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ का एक डिप्राइवेशन है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के बेंच ने बोला कि ट्रायल फिर से चलाओ, इतनी जल्दीबाजी में किसी को मौत की सजा नहीं दी जाती। जो कोर्ट का यहां पर व्यू है वो ये है कि हमें जल्दीबाजी में कोई जजमेंट देने से बचना चाहिए। ये प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल काम के खिलाफ है। अगर आपके पास ये अधिकार हो कि आप किसी को नौकरी से निकाल सकते हो तो आपको ये काम गुस्से में नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका जजमेंट गलत हो सकता है और जुडिशरी किसी को मौत की सजा दे सकती है। तो ये मौत की सजा जल्दीबाजी में नहीं दी जानी चाहिए। जुडिशरी को बिल्कुल शांत रहना चाहिए ग्रेव से ग्रेव ऑफेंस के लिए और उन्हें बहुत सोच समझ के जजमेंट ग्रांट करना चाहिए। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल काम कि जुडिशरी शांत रहेगी। फेयर ट्रायल सभी का राइट है, ये बिना किसी प्रेजुडाइज के होना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप है तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करते हुए रियल ट्रायल होना चाहिए, ना कि केवल दिखावा।
जो हिस्ट्री ट्रायल्स होते हैं यानी कि जल्दीबाजी में सजा सुनाई जाती है, उसमें अक्सर जो आरोपी है उसको पूरी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती कि वो खुद को डिफेंड कर सके, और ये जुडिशियल काम के प्रिंसिपल को वायलेट करता है। ये मौका सभी को मिलना चाहिए और उसके बाद जो गिल्टी है उसे पनिशमेंट दी जाए। खैर ये डिसअपॉइंटिंग भी है कि जब 15 दिनों के अंदर सजा मिल गई थी, उसके बाद 4 साल तो ऑलरेडी बीत चुके हैं, तो सजा मिलेगी कब? जुडिशियल काम इज ओके, बट ठीक है, जुडिशरी को थोड़ा सा फास्टन तो करना चाहिए प्रोसेस को। खैर इस प्रिंसिपल के बारे में आप जानते रहिए, आप इसका इस्तेमाल मेंस में भी कर सकते हो। हमारा अगला आर्टिकल AIIB के बारे में है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। उन्होंने ये बोला कि इंडिया जो है वो सबसे बड़ा फंडिंग मार्केट है उनके लिए। जब से AIIB का फॉर्मेशन हुआ है, लगभग $10 बिलियन उन्होंने इंडिया में गवर्नमेंट के फंड्स में या गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में फंड किया है। AIIB की जो टोटल फंडिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फंडिंग जो उनकी टोटल है, उसका 20% वो इंडियन प्रोजेक्ट्स में लगाते हैं। इस साल ही उन्होंने लगभग $1.3 बिलियन इंडिया में फंड किए हैं, जिसमें कुछ पैसा चेन्नई मेट्रो रेल फेज 2 में आया है, दूसरा सेकेंड डैम रिहेबिलिटेशन इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत आया है। इंडिया के बाद जो फंडिंग AIIB करता है वो चाइना, टर्की, इंडोनेशिया और बांग्लादेश में करता है। AIIB की बात करते हैं, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये 2015 में बनाया गया था, चाइना के बीजिंग में हेडक्वार्टर्ड है। ये चाइना का एफर्ट है वर्ल्ड बैंक को रिप्लेस करने का बाय द मींस ऑफ AIIB। इस तरीके से आप AIIB को एशिया का वर्ल्ड बैंक कह सकते हो। 100 मेंबर कंट्रीज हैं इसमें। ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो इकोनॉमिक ग्रोथ, कनेक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी के लिए होते हैं उनको फंड करते हैं। इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट, ये सारे लोग होते हैं। कंसेंसस और ट्रांसपेरेंसी से काम होता है। एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, अर्बन डेवलपमेंट, वाटर सप्लाई के लिए फंडिंग किया करते हैं। और ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करता है जो बाकी बॉडीज के साथ कोऑर्डिनेट भी करता है। एनवायरमेंटल और सोशल सेफगार्ड के लिए ये प्रोजेक्ट्स को फंड करते हैं। ये चाइना के BRI का भी पार्ट है और उनके BRI के गोल्स को भी पूरा करने की कोशिश करता है। तो खैर ये सारा मामला AIIB के बारे में हो गया और इनकी फंडिंग जो इंडिया को होती है उसके बारे में। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 2013 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है यहाँ पे, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है? बहुत बड़ी संख्या में लोग अनएम्प्लॉयड हैं, लोगों के पास अल्टरनेटिव जो एम्प्लॉयमेंट है वो अवेलेबल नहीं है। जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है लेबर की वो 0 है, जो वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी है वो 0 है। इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में आपने देना है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के बारे में है, जो 2016 में प्रीलिम्स में पूछा गया। क्या है इसका मतलब? ये प्लेज है जो यूरोपियन कंट्रीज ने रिफ्यूजीज को रिहेबिलिटेट करने के लिए किया हुआ है। ये एक प्लान ऑफ एक्शन है जहां पर कंट्रीज आउटलाइन करती हैं कि वो क्लाइमेट चेंज को कैसे कॉम्बैट करेंगी। ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन है मेंबर कंट्रीज का एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के लिए, या फिर ये एक प्लान ऑफ एक्शन है जहां पे कंट्रीज आउटलाइन करती हैं कि वो कैसे SDG गोल्स को पूरा करेंगे। तो आपको ये जवाब बताने हैं। इसके अलावा आपको एक सवाल मैं आपको मैप बेस देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं आप इसे आंसर करो। इस मैप में मैंने एक कंट्री को स्पॉट किया है। इस कंट्री का जो शेप है वो आपको एलिफेंट के सिर जैसा लगेगा। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर ये कंट्री कौन सी है, इसका क्या नाम है, और आप इसके पड़ोसी देशों के बारे में बताइए। मतलब ये कंट्री कौन सी है और ये कंट्री कौन सी है। तो आप इस कंट्री को मैप में देखिए और आप मुझे बताइए कि इस कंट्री का नाम क्या है और इसके जो पड़ोसी देश हैं वो कौन से हैं। मैं आपको बता दूं कि इसका शेप एलिफेंट का है और ये इनका स्टेट एनिमल भी है। इस कंट्री का नाम कमेंट बॉक्स में आई विल एक्सपेक्ट कि आप बता लेंगे। बाकी इस सेशन की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको एक पिन कमेंट में मिलेगा। मतलब कि टेलीग्राम चैनल पे जाके आप PDF वगैरह अवेल कर सकते हैं। तो ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।